and the another method is the decarboxylation of carboxylic acids। तो आप ये बात समझ रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब आज से आप अपनी नजरों में लिखेंगे एलिमिनेशन ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होने को CO2 कहते हैं। और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या रिएजेंट आप यूज करवाते हैं तो उसको ध्यान रखिए। आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट लिखा दिख जाए, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम ये रिएजेंट्स CO2 को एलिमिनेट करवाने में हेल्पफुल हैं। पहली बात, आपको रिएजेंट्स के काम पता होना चाहिए, सबसे जरूरी बात। उसके बाद अगर मैकेनिज्म आपके कोर्स में है तो मैंने पढ़ाया होगा, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में लिखा होगा सोडा लाइम डाल के अगर हीट कर दिया है तो CO2 एलिमिनेट हो जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं ऐसा क्या किस में होता है। तो देखिए, अगर आपके पास कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स हैं, ये वाले, इनमें लिखा होगा, ठीक है, और वो आपको बोलेंगे अगर हमने इसमें सोडा लाइम ऐड करके हीट कर दिया है तो क्या बनेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 इवॉल्व हो जाएगी। अगर CO2 अलग जा रही है तो कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए आप यहां इस बात को लिख लेंगे कि डीकार्बोक्सिलेशन इज अ टाइप ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन मतलब नंबर ऑफ कार्बन से आप नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि वही कार्बन जो है वो एलिमिनेट होगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए क्या बने, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बनेगा RH एल्केन और Na2CO3। तो कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, सर आपने तो कहा था CO2 इवॉल्व होगी, CO2 तो इवॉल्व आपने की नहीं कहीं भी। तो किसी रिएक्शन में CO2 एज अ मॉलिक्यूल अलग से इवॉल्व होता जाएगा। मैंने कहा था CO2 एलिमिनेट होगी। अब वो उस रिएक्शन में किसी और से रिएक्ट भी कर सकती है या इवॉल्व होकर गैस बन के इवेपोरेट भी कर सकती है। इसमें आप जानते हैं CO2 जो प्रोड्यूस हुई होगी रिएक्शन मिक्सचर में, वहां वाटर प्रेजेंट है तो उसके साथ क्या बना लिया होगा, H2CO3, और H2CO3 और NaOH प्रेजेंट है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका Na2CO3 की तरह नजर आ रहा है। ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने मेरे से ही इनऑर्गेनिक भी पढ़ी है, फिजिकल में भी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, क्योंकि ये सब बातें मैं तभी कनेक्ट करता हूँ। ऐसे अगर स्पेशल ऑर्गेनिक का टीचर है, वो इनऑर्गेनिक की बातों को कह देगा ऐसा होता होगा, मान लो, ठीक है, लेकिन हमने तो सारे पार्ट खुद ही पढ़ाए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से कौन सी रिएक्शन होगी। चलिए इसके मैकेनिज्म की तरफ थोड़ी सी नजर घुमाते हैं कि सर मैकेनिज्म क्या है। तो देखो, अगर मैकेनिज्म को सोचा जाए तो हमारे पास यहाँ RCOO नेगेटिव यूनिट है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जो NaOH है वहाँ बेस, एक तरीके से बेसिक सॉल्यूशन लिया है, तो OH नेगेटिव स्पीसीज है। हम जानते हैं कि इस कार्बोनिल का जो कार्बन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। तो दिस OH नेगेटिव शुड अटैक ऑन दिस कार्बन, व्हिच इज ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो देखो क्या बनेगा, RC ये इस पे अटैक करेगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। दिस इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी ऑक्सीजन पे घूमना चाहते ही थे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, और ये आ गया है आपके पास OH। क्लियर है बात। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में थे, व्हेन दे कम बैक्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास आ जाएंगे, R नेगेटिव के पास आ जाएंगे। यहाँ क्या बनेगा, R नेगेटिव। ये जो R नेगेटिव है ये H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तरीके से ये इसका जो प्रोटॉन है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो आपको डायरेक्ट दिख गया क्या बन गया इधर, RH, यही बनने वाला है। इसी पेज को रखूंगा मैं सिर्फ ऊपर कर रहा हूँ इन चीजों को, सो दैट कि हम यहाँ कंटिन्यू कर सकें। चलिए, तो आपके पास एक साइड तो हो गया अलग RH, और दूसरी साइड बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड बन गया यहाँ के, दिस इज O नेगेटिव बचा यहाँ पे, और अगर इसका H जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये भी क्या बन गया, O नेगेटिव बन गया। दिस इज CO3 नेगेटिव। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ही हमने क्या लिखा हुआ है, Na प्लस Na प्लस। क्लियर है। तो आप एक बात समझेंगे यहाँ पे, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो मैंने एक स्टेप यहाँ पे हटा दिया है, मैं उस स्टेप को थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वो स्टेप क्या है, मैंने प्रोडक्ट तो समझा ही दिया। वो स्टेप ये है कि इसके H एब्स्ट्रैक्ट करने से पहले, देख अगर इलेक्ट्रॉन R ले लेगा तो यू हैव R नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड O नेगेटिव एंड OH, यानी कि यहां से यहां आने में ये बन रहा है। आपको मैंने ये समझाया है कि
ये हीट करोगे अगर, क्योंकि मैंने हीटिंग भी लिखी था पहले स्टेप में, तो आपने क्या किया था, बेस ऐड किया, बेस ने क्या किया, अटैक किया। अगर आप हीट करेंगे तभी तो ये रीअरेंजमेंट दोबारा से होगी। तो अगर आप हीट करते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये समझनी है कि ये वाला जो स्टेप है वही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है, केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ी है। और क्योंकि इस रिएक्शन में R नेगेटिव बन रहा है, ये वाला, यानी दिस इज कार्बन आयन, तो ये कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उतनी ज्यादा फास्ट होगी। इसका मतलब इस R में जो आपका रिएक्टेंट था, ये R के साथ जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्टर होगी। ठीक है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन उतना क्या होगा, फास्टर होगा। क्यों नहीं हो सकता, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा, कुछ मॉलिक्यूल देके पूछेंगे किसमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर हो सकता है। तो आप जानते हैं, मैंने क्या बता दिया कि आपके दिमाग में आ गया सर इसमें कार्बन आयन बन रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अगर अपनी तरफ खींचेंगे तभी तो कार्बन आयन जो बन रहा है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए मैं एग्जांपल समझाता हूं। अगर आपके पास एक तो था CH3COO नेगेटिव और O नेगेटिव, इसका डी कार्बोक्सिलेशन आप कर रहे हैं, क्या ऐड किया होगा, NaOH प्लस CaO और हीट करेंगे। ठीक है, दूसरा मेरे पास है CH2NO2 COO O नेगेटिव। इसके केस में, किसके केस में रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर होगा, आंसर इज दिस। क्योंकि इसके केस में जब OH आयन अटैक करेंगे तो आप जानते हैं जब या फिर हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से रखते हैं कि एक तरीके से ये मान लो, वो तो घूम फिर के यही बन रहा है ना, NO2 CH2 नेगेटिव और CO2 क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज है। ठीक है, कैसे, क्योंकि जो हमारे पास NO2 स्पीसीज है बेटा, N डबल बॉन्ड O एंड दिस, इसको मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाऊं तो ऐसे दिखा सकता हूं, प्लस नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये रेजोनेंस में जा सकता है। तो नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैंने बताया था रेजोनेंट स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबलाइजेशन किस पे आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर किस में होगी, इस वाले में ही होगी। क्लियर है। और इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस कहाँ होती है, देखिए हर एक बात, हर एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूँ उनको समझिए, उनको लिखते रहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन फास्टर उसमें होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि कार्बन आयन टाइप इंटरमीडिएट जो है आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के सामने ये कहता हूँ कि अगर बीटा कीटो एसिड होते हैं वो बहुत जल्दी डीकार्बोक्सिलेट होते हैं। कौन से, बीटा कीटो एसिड्स। इससे मेरा क्या मतलब है, बीटा कीटो एसिड मतलब भाई ये रहा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो भी आपके पास है, मान लो H ही मान लो, इसमें एसिड बोल रहा हूं ना मैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। और बीटा मतलब ये कार्बन जिस पे जुड़ा हुआ है ये तो अल्फा होता है, इससे नेक्स्ट वाला जो है वो कीटो ग्रुप होना चाहिए। चलो यहाँ कुछ भी मान लिया। तो मैंने कहा कभी भी बीटा कीटो एसिड होते हैं वो बहुत जल्दी डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, कभी भी बीटा कीटो एसिड को आगे लिख रखा हो, हीट कर रखा है, तो आप लोग क्या करेंगे, डीकार्बोक्सिलेट कर देंगे। रीजन क्या है, हम ये सोच सकते हैं, तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जब ये डीकार्बोक्सिलेट होगा ये वाला ग्रुप तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये तो बिल्कुल सही सोचा तुमने कि बीटा पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है तो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज हो सकता है, लेकिन इसका रीजन जो है, उसका रीजन है द मैकेनिज्म। बीटा कीटो एसिड रेडिली डीकार्बोक्सिलेट होते हैं, और उसका जो रीजन है वो है उसके प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की वजह से। ठीक है, जैसे कि अब होगा ये कि जब आप इसकी हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला जो H है और ये वाला जो O है, इसको मैं एक सही तरीके से बना सकता हूं अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो रही हो। देखिए इसको मैं ऐसे होना चाहूंगा, CH2 इधर C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए ये जब इंटरेक्शन होगा इस तरीके का, होना क्या है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, छोड़ो। इस पर पॉजिटिव चार्ज है ऑब्वियसली, तो अगर ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करते हैं और ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये वापस यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो आप देख रहे हैं बन क्या रहा होगा, डीकार्बोक्सिलेट हो गया भाई। ये इस कहीं से ही बनाना स्टार्ट करो यार, CH2
डबल बॉन्डेड हो गया है इस कार्बन के साथ, इसके साथ क्या है एक CH3, और ये क्या बन गया है O, इसने H को छीन लिया है, और ये क्या बन गया है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी कि CO2। तो ये प्रोडक्ट मिले हैं हमारे पास। ये किस फॉर्म में आया पहले? इनोल फॉर्म में, और इनोल फॉर्म टॉटोमराइज करेगी जब, तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी दोबारा से? कीटो। तो 1 2 3 1 3 पे जब ये H इधर ट्रांसफर हो जाएगा, आपने आइसोमेरिज्म में टॉटोमरिज्म पढ़ा होगा, तो इस तरीके से देखो टॉटोमरिज्म यूज हो रहा है। तो जो भी आप बेसिक बातें पढ़ रहे हैं इसी तरीके से ये आगे सारी की सारी क्या होंगी? यूज होती चली जाएंगी। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि बीटा कीटो एसिड बहुत जल्दी डीकार्बोक्सिलेट होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस में लिखे होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि रीजन है प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। और बीटा कीटो के अलावा आप एक चीज और लिखिए, आपसे कैसे पूछा जा सकता है? बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड भी रेडिली डीकार्बोक्सिलेट होते हैं। क्यों होते होंगे? मान लो ये है C डबल बॉन्ड OH CH2 C, देखो ये है अल्फा, ये है बीटा, बीटा और गामा के बीच में अनसैचुरेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड CH और H। तो आप समझिए किस वजह से होता है। फिर से वही मैकेनिज्म यहां भी फॉलो हो सकता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इस तरीके से आप दो बातें ध्यान रखेंगे, बीटा कीटो एसिड्स और बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड जो होते हैं वो बहुत रेडिली डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं, जिनका रीजन है उनका प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इसके अलावा नॉर्मल तो हम एल्केन की प्रिपरेशन में देख ही चुके हैं। चलिए अब मैं पूछता हूं, एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस किस तरीके से रखना चाहेगा डीकार्बोक्सिलेशन पे, या तो वो किसी रिएक्शन में यूज हो रहा होगा, या फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने क्या पिरिडीन कंपाउंड पढ़ा है? तो आपने पढ़ा होगा। अगर मैं बोलता हूं पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर पिरिडीन 2 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, वो बोलेगा पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड पिरिडीन 4 वाले में, या 3 ले लो, या 4 वाला। नंबरिंग हम जानते हैं, अगर आपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अभी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, नंबरिंग हेटेरो एटम से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसका कहना यह है एग्जामिनर का कि जो पिरिडीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रेडिली डीकार्बोक्सिलेट होता है, यानी बहुत फास्टर डीकार्बोक्सिलेशन शो करता है इन कंपैरिजन टू 3 और 4 आइसोमर। 3 और 4 आइसोमर मतलब भाई है तो दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर सी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की क्या है? चेंज है, तो पोजीशन आइसोमर हो गया अगर आपसे कोई पूछा भी जाए तो। रीजन क्या है? तो रीजन इज, अब आपको ऐसी जगह पे खुद सोचना पड़ता है, यार ऐसा क्यों होता है? डीकार्बोक्सिलेट तो दोनों ही हो सकते हैं क्योंकि दोनों में ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वहां ऐसी जगह आपको इमेजिन करना होता है कि क्या पॉसिबल रहा हो। तो मैंने इस मैकेनिज्म का आपको इसीलिए थोड़ा सा आइडिया दिया है ताकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप जो है बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि हमें कुछ नहीं आता। तो रीजन है वही, नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो देखो बिल्कुल ये इस पे अटैक करेंगे, ये इधर जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, तो क्या बना? देखिए ये H इस पे आ गया, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 5, तो 4, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। इस पे चार्ज कौन सा आ गया है? नेगेटिव। CO2 बाहर हो गया है। अब सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, फिर से क्या बन जाएगा? पिरिडीन। तो पिरिडीन, हालांकि आप इन रिएक्शंस को तब भी पढ़ेंगे, आप H यहाँ पे आ गया एक्स्ट्रा वाला जब आप हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया है कि डीकार्बोक्सिलेशन से हम एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। किनके डीकार्बोक्सिलेशन से? तो हर चीज जो आपने पढ़ी है डीकार्बोक्सिलेशन, उसकी एक छोटी सी समरी पूरा पढ़ने के बाद बनी होनी चाहिए। डीकार्बोक्सिलेशन की सबसे पहली बात तो रिएजेंट मैंने बताया है NaOH CaO और हीट करोगे अगर, ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। दूसरी बात स्टेप डाउन रिएक्शन है, कार्बन कम हो जाएगा। तीसरी बात, अगर तुम किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो यू विल गेट एल्केन। इसके अलावा मैंने जो पॉइंट बताए हैं उनको भी लिखेंगे कि बीटा कीटो एसिड या बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड जो होते हैं वो बहुत जल्दी डीकार्बोक्सिलेट होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो जितनी नॉलेज उतनी बढ़िया बात।
अप्लाई कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सब मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। आपको सिर्फ ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो हमने एल्केन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे तरीके अब तक देखे हैं, लेकिन अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए। जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे यही फिंगर्स पे हम रिवाइज करेंगे इस तरीके से कि किस किस तरीके से हमने प्रोड्यूस किया था, क्या क्या स्पेशल बातें बताई थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जो नेक्स्ट मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा इसी से रिलेटेड है। देखो आपने क्या सीखा कि सर अगर हमारे पास सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसका हम डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। हमने देख भी लिया। इसी का अगर इसी के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उसका नाम होगा साइंटिस्ट के नाम पे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो भी हम एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एल्केन यानी डी कार्बोक्सिलेशन गिव्स एल्केन। ऑल्सो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे भी हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। दोनों का स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, सेम है। लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन कैसी रिएक्शन थी, एक मैंने क्या बताया था, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन। क्लियर है। जबकि अगर आप कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ स्टेप अप रिएक्शन। ठीक है। चलिए देखते हैं कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से आप किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे एल्केन्स को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप जानते ही हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है। इसमें हम कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें एल्केन मिलता है। और किस तरीके से होगा, मान लो कि मैं लिख के दिखाता हूं। मान लो CH3COO नेगेटिव दिस, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये होगा कि CH3 दो CH3 जुड़ के जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, या हमने जितने भी रिएक्शन अब तक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली समझी है, जस्ट लाइक वही होगा। आपको बस पहचानना है कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब CH3 डायमराइज कर गए तो ये जो CO2 है वो बाहर निकल जाएंगे, 2 CO2 बाहर प्लस 2 NaOH। चलिए समझते हैं कि सर ये कैसे चीजें बन रही हैं। तो जब भी हम किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने ही आप लोगों को पढ़ाई है। तो आप देखिए एनोड पे क्या होगा, क्योंकि आप जब इसके बारे में सुनेंगे तब आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगी, इसीलिए मैं आपको साथ साथ मैकेनिज्म का भी आइडिया दे रहा हूँ। तो व्हाट हैपेंस एट एनोड, चलो एट एनोड पे क्या होता है बेटा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, मैंने पढ़ाया था। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस चीज का CH3COO नेगेटिव। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लूज करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये एक होता, क्योंकि मैं डायमराइजेशन करके दिखाऊंगा इसलिए मैंने 2 लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5। यानी इस बात को समझो कि ये था C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का मतलब क्या होता था। वैसे तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया हुआ था। अब वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था अगर वो हटा दिया जाए तो सीधी सी बात है यही इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास। तो 2 ऐसी स्पीसीज थी हमारे पास, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो हमारे पास ये स्पीसीज जनरेट हो गई है। अब ये क्या होगा, इसके अंदर सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ले आएगा तो CO2 इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि CH3 रेडिकल जनरेट होंगे 2 और 2 CO2। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गए हैं 2 रेडिकल मिल जाएंगे अपने आप को, CH3 से क्या बना देंगे, ईथेन बना लेंगे। ये तो है एनोड की रिएक्शन। क्लियर है। अभी आप सारी बात सुनिए, आपको मैं डायरेक्ट बताऊंगा आंसर कैसे लाते हैं, वो तो मैं हर बार बता ही देता हूं आपको। कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है पानी का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया है वाटर में 2 स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, एक तो H+ और एक वाटर में कौन सी स्पीसीज होती है,
OH आयंस, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कि OH आयंस, तो सीधी सी बात है H प्लस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, और OH आयंस एज इट इज ही रहेंगे। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको मैं अब पूरा मैकेनिज्म लिख के नहीं दिखा रहा हूं। तो आपको प्रोडक्ट बनाना होता है पेपर में, तो आप लोग क्या बात ध्यान रखेंगे, अगर आज के बाद कभी भी मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, CH3 CH2 COO नेगेटिव K+, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो तो क्या बनेगा। तो आप जानते हैं, आप ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस में इस पार्ट का जो होता है ऑक्सीडेशन होता है, मैंने अभी आपको दिखा दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रेडिकल बनेगा। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रोलाइसिस भी करोगे तो CO2 भाग जाएगा और ये रेडिकल जनरेट हो जाएगा आपके पास, कौन सा, CH3 CH2, और जो रेडिकल हो गया है तो वो रेडिकल क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है। देखो डाइमराइज भी कर सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैंने बताई थी, क्या हो सकता है, CH3 और एल्कीन, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट होना, यानी कि दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये मैंने आपको वुड रिएक्शन के टाइम पे भी बताई थी कि जो रेडिकल होता है अगर हायर टेम्परेचर हो तो वो इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, लेकिन आप नॉर्मली चलिए डायमराइज कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अगर आपके पास CH3 CH2 है तो आपने जहां जिस कार्बन पे ये CO2 जुड़ा था उसको हटा के इसको रेडिकल बना देना है, और रेडिकल बना दिया तो रेडिकल और होगा, वो आपस में क्या कर जाएंगे, डायमराइज कर जाएंगे। अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पहले तो मुझे बताइए, क्या हम मीथेन को प्रिपेयर कर पाएंगे इस रिएक्शन से, आंसर है सर नहीं, हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, तो आप समझ गए ना कि भाई डायमराइजेशन हो रहा है तो मीथेन कैसे प्रिपेयर हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए सारी बातों को, अच्छे क्वेश्चन है। CH2 COO नेगेटिव K+, चाहिए मान लो ये है COOH, और मैं कह रहा हूं हमने इसमें ऐड कर दिया 2 मोल्स ऑफ KOH, तो बनेगा A, और फिर हमने कर दिया सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस, तो बनेगा B। तो आप A और B को पहचानिए, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई योर बेस्ट। तो आप क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं कि आप जानते हैं सबसे पहले KOH ऐड किया है तो बेस है OH आयंस, वो इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो A जो है आपके पास CH2 COO नेगेटिव CH2 COO नेगेटिव K+, ये आपने सोचा होगा तो बहुत खूबसूरत सोचा है। अगले स्टेप में आप कैसे सोचेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में आप जानते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे ये नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन दे देंगे और फिर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, यानी एक इस पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और एक इस पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ये तो जुड़े हुए हैं इस तरीके से। अब बच्चे क्या करते हैं, एक CH2 और लिख के डायमराइज कर देते हैं उनको, लेकिन आपने क्या चीज मिस कर दी यहाँ पे कि ये दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में ही तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो दिस कैन बी अ पॉसिबल प्रोडक्ट, और यही होगा रीजन, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामोलिक्यूलर, इस बात को समझना यहां से, मैं बहुत रिएक्शंस में यूज करूंगा बात। एक मॉलिक्यूल के अंदर ही जो होती है वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन में कोई दो मॉलिक्यूल के बीच जो होने वाली हो। तो इंट्रामोलिक्यूलर लिख लेना, इज वेरी वेरी फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर, दैट इज व्हाई द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। नई बात समझने को आई, ये सारी बातें आप देखते चलिए और आप ये सारी बातें सुनते रहेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस में आप अपना दिमाग खुद भी लगा पाएंगे। और अब देखिए, मैंने चाहे कोई सा पार्ट कहीं पढ़ाया हो, चाहे जीओसी में पढ़ाया हो, चाहे कहीं भी पढ़ाया हो, मैं उसको कभी भी कैसे भी यूज कर सकता हूं, मैं आपकी नॉलेज कैसे भी चेक कर सकता हूं। मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन है, दिस COO नेगेटिव K+, COO नेगेटिव K+, और मैं कह रहा हूं ये लो, इसका हमने कर दिया इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। चलिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप समझ जाएंगे सर सोडियम सोल्ट है, पोटेशियम सोल्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सीधी सी बात है रेडिकल बनेंगे और फिर वो आपस में डायमराइज कर जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, बेंजाइन बना देंगे, इसको बोलते हैं बेंजाइन C, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन होता है, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन का मतलब है बॉन्ड एंगल कितना 180, तो ये आप लोग गलती कर देते हैं, इसमें इंट्रामोलिक्यूलर नहीं करनी है। बात समझ में आ गई है, तो हर जगह इंट्रामोलिक्यूलर भी नहीं होगा। देखो ये रेडिकल जनरेट हुआ, इस केस में आप समझ रहे हैं कि भाई sp हाइब्रिडेशन होना मुश्किल काम है, तो कोई भी मॉलिक्यूल मुश्किल की तरफ क्यों बढ़ेगा, तो ये दो आपस में इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है, दैट मींस यू हैव टू कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज कि क्या हो सकता है। हम अपनी जिंदगी में जो फैसले लेते हैं, मॉलिक्यूल भी वही फैसले लेते हैं।
अगर मुझे पता है कि खुद से ही बॉन्ड बनाने में मेरे हाथ टूट रहे हैं या बहुत स्ट्रेन आ रहा है इसमें, तो इससे बढ़िया है कि भैया दूसरे के साथ ही हाथ जोड़ लिए जाए। वही काम इस मॉलिक्यूल ने किया, तो कोई गुनाह कर दिया नहीं किया है। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोग सही करेंगे। अगर आपने GOC देखा है तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। COO नेगेटिव K+, COO नेगेटिव K+। और अगर मैं कहता हूं इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो आप समझ गए। देखो, जो लोग डायरेक्ट करते थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए इन सोल्ट का, तो आप लोग क्या कर देंगे, एल्केन बना देंगे, ठीक है, वो लोग यहाँ फेल हो जाएंगे। इसीलिए मैकेनिज्म दिखाया है। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब है जिस पे ये तो जुड़े हुए हैं वो 2 रेडिकल जनरेट होंगे, यानी आपके पास कुछ ऐसी स्पीसीज जनरेट होगी, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, इसकी दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे इस तरीके से। याद करो मैंने जब GOC पढ़ाया था, मैंने कितना फोर्स किया था इस मॉलिक्यूल पे कि भैया ये मत समझना इसमें रेजोनेंस है। मैंने बताया था कि ये वाली लेंथ लंबी होती है, ये वाली छोटी होती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक। तभी मैं कहता था एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे रहते थे, हमेशा ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होते थे। तो यानी हम इसको, मैंने वहां ये बात भी बताई थी कि हम जानबूझ के इसको ऐसे दिखाते हैं, एक्चुअल में ये ऐसा ही होगा और इसीलिए बहुत इजीली डायमराइज कर जाता है। और डायमराइज होकर क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखो ये वाले 2 और ये वाले, ये मैंने रिएक्शन वहां भी कराई थी। तो इन रिएक्शंस को हम इतनी बार पढ़ेंगे, सारी बातें सीख जाएंगे। और जो बच्चा सोचेगा रट लेते हैं तो उसे लगेगा कभी कुछ भी हो रहा है, कभी अपने आप से बॉन्ड बन रहे हैं, कभी नेक्स्ट वाले से बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो इसी तरीके से सोचता जाएगा। तो देखो हमने कितने सारे तरीके एल्केन को बनाने के तो सीखे ही हैं, साथ में उन रिएजेंट्स को समझा है और क्या केमिस्ट्री हो रही है उसको हम समझने लगे हैं। आगे वाले मेथड्स की तरफ चलते हैं कि एल्केन्स को हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और केमिस्ट्री और समझने की कोशिश करते हैं।